Assalamu alaikum, this is Aishafi and you're watching G Sports Spaces Special 2026, another game and another humiliating defeat for Rawalpindis in this season of HBL PSL so far, because they have played 5 matches and lost all of them, and a lot of questions are being raised on Mohammad Rizwan captaincy and his own performance. If the situation continues, Rawalpindis could become the first team to get eliminated first in this season of the HBL PSL. So far, on the other hand, fans are literally wondering if Babar Azam could become a T20 captain once again. Is that really a case? Let's break down here in today's show. And in the studios, I am joined by senior sports journalist Asghar Azim. Asghar, कैसे हैं आप? Welcome to the show. Thank you. और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई भी हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी. तो ह्यूमिलेटिंग डिफीट एक बार फिर हुई है रावलपिंडीज को, और कंसेक्यूटिवली उनकी ये 5th डिफीट है. इससे पहले 2 मैचेस 5-5 विकेटों से हारे, उसके बाद 7-7 विकेटों से हारे, एंड अगेन अब 61 रन से 5वां मैच भी हार गए हैं. कोयटा की बात की जाए तो रैली रोस्टो ने 53 रन स्कोर किए, साउथ शकील विद 42, हसन नवाज ने भी 39 रन की इनिंग्स खेली है. जहदात खान ने क्विक कैमियो खेला 6 बॉल्स का, जिसमें उन्होंने 21 रन स्कोर किए हैं. तो क्विकली जान लेते हैं असगर से. असगर, क्या लगता है पिंडीज का आखिर मसला क्या है? क्या रिजवान मेन मसला है पिंडीज का? बिकॉज जब मुल्तान सुल्तान में लास्ट सीजन में थे वो, तब भी मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक ही मैच जीत पाई थी, और अभी तो पिंडीज का खाता ही नहीं खुला. देखिए, रिजवान हालांकि एक तजुर्बेकार प्लेयर है, उनको कैप्टनसी का भी तजुर्बा है, लेकिन इससे मैं क्या कहूँ, बदनसीबी कहूँ रिजवान की, या पिंडी का प्रेशर कहूँ कि वो जो है नहीं क्लिक कर पाए और 5 के 5 मैच हार गए. और पूरे इन 5 मैचों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर लगा कि रिजवान के कुछ फैसले भी ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से जो राइट टाइम है, जो क्लिक करने का वक्त होता है, वहाँ पे वो क्लिक नहीं कर पा रहे. तो मेरा ख्याल है कि बस पिंडी शायद पहली टीम होगी इस सीजन 11 में बाहर होने वाली, और इसके बाद फिर हैदराबाद का नंबर होगा. अच्छा, अगर कोयटा की मैं बात करूँ ना, तो कोयटा भी जो मैचेस जीते हैं अभी तक वो इन्हीं टीम से जीते हैं. लाइक रावलपिंडी से नहीं जीत पाए, और दूसरी बात ये कि हैदराबाद से जीते हैं गालिबन, और रावलपिंडी से जीते हैं. तो वो भी देखा जाए तो जो लास्ट की टीम्स हैं उनसे जीतने में कामयाब हुए हैं. अभी तक उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं है. देखिए, बात बिल्कुल सही है, और आज के मैच में अगर कोयटा मैच को लूज कर जाती तो मेरा ख्याल है कि कोयटा, पिंडी और हैदराबाद ये इसी एक ही कैटेगरी में आ जाते, और इन तीनों के लिए जो है कमबैक करना 95% तो बहुत मुश्किल हो जाता. लेकिन आज गुड लक है कि चले पिंडी के ही अगेंस्ट, लेकिन कोयटा ने आज मैच जीता, और इस उम्मीद को जिसने बरकरार रखा कि वो कमबैक कर सकती है और मैं आगे मैचेस जीत सकती है. गो कि आज अगर आपने मैच देखा हो तो आपको मालूम होगा कि शुरू में सिर्फ 1 विकेट गिरने के बाद ही जो है बहुत ही सुस्त बैटिंग की गई सऊद शकील और रोसो की जानिब से, लेकिन 10 ओवर के बाद थोड़ा सा ये क्लिक हुआ और उन्होंने स्कोर को तेज़ करना किया, और फिर आने वाले बैटर्स ने बड़ा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से 186 रन हुए. वरना एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि 140-150 से ज़्यादा स्कोर नहीं होगा. लेकिन कहते हैं कि कराची की विकेट जो है वो कभी भी कोई भी रंग दिखा सकती है. तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम हो रही है, बिटर्स को बॉल ब्रेक हो रहा है, लेकिन 10 ओवर के बाद जो है विकेट जो है वो कदरे बेहतर हो गई. और हमने ये भी देखा कि सऊद शकील जो बहुत मुश्किल से बैटिंग कर पा रहे थे, वो जो है 45-46 करने में कामयाब हुए. वरना सऊद भी इस पूरे सीजन में जो है बड़े बुझे हैं, और वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं है जो लास्ट सीजन में, सीजन 10 में जो उनकी परफॉर्मेंस थी. हालांकि फाइनल में भी लेकर गए थे वो टीम को, और हमेशा मैं ये बात करता हूं कि कोयटा जो है वो कमबैक करता है, लेकिन इतना ज्यादा अगर डिले कर लेंगे तो कमबैक भी कहेगा कि क्या कमबैक. सही बात है, और मजीद भी कुछ बात करेंगे कोयटा की परफॉर्मेंसेस पे, लेकिन अभी मुझे इमरान ने भी ज्वाइन कर लिया है. इमरान, आपको भी वेलकम करूंगी. एंड अगेन सवाल यही है कि क्या लगता है कि क्या मसला आ रहा है पिंडीज को, क्योंकि अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं, और अब इस सीजन में उनका सर्वाइवल नजर नहीं आता.
जी बिल्कुल, यकीनन ऐसा ही है इसके कि रावलपिंडी की टीम और हैदराबाद की टीम, अगर स्क्वाड के ऊपर आप नजर डालें तो अच्छे खासे तगड़े खिलाड़ी मौजूद हैं दोनों स्क्वाड में। लेकिन या तो कप्तान उनको जो है ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको बैड लक है, या क्या सिलसिला है। पर अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि रिजवान को नाम भी रास नहीं आया। तो मुल्तान के कप्तान थे तो उन्होंने एक दफा टाइटल जीत भी लिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये देखिए, कप्तान की हैसियत एंकर की हैसियत होती है। जब कप्तान खुद थोड़ा सा स्कोर भी नहीं कर पाता या नहीं चल पाता, तो फिर बाकी टीम के लिए जो है वो उसको मजबूत होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, टीम नहीं बन पाती। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही, रिजवान में पिछले टूर्नामेंट, इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कर सके हैं। ये दोनों सूरत हाल जो है वो न सिर्फ दिल्ली की है बल्कि हैदराबाद की भी है। लेकिन चूंकि आज का मैच बड़ा अजीबोगरीब था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 183 स्कोर शायद ये कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली ने अच्छे खासे स्कोर इससे पहले किया है। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर ये जो है नहीं कर सके। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जो ओपनर थे उनके, वो भी नहीं चल पाए। उस्मान ख्वाजा को आज 5वें मैच में चांस दिया, वो भी नहीं चल पाए। मोहम्मद रिजवान भी सिफर पर आउट हुए। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि इब्तिदा से जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, जो ऊपर आप मतलब इतनी जल्दी आपकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके जो आने वाले बैटर्स हैं उनको सर्वाइव करना और फिर जो इनिंग को लेकर चलना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो दूसरी बैटिंग होती है, दूसरी इनिंग होती है, उसमें कम से कम जो बैट्समैन होते हैं, जो टीम है, उनको एक चीज क्लियर होती है कि हमने करना क्या है। यानी पहली टीम को तो ये अंदाजा ही नहीं है। हैदराबाद 225 बनाकर भी उनको अंदाजा नहीं था कि शायद हम ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाए पहली इनिंग में। लेकिन दूसरी इनिंग में कम से कम उनको बैट्समैनों को ये क्लियर होता है कि हमने क्या स्कोर करना है। उनको पता था कि हमने 183 का स्कोर करना है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा रन रेट है, इस रन रेट पे हम चलेंगे और हमने उस हिसाब से। लेकिन आप देखेंगे विकेटें गिरती रही और जो है स्कोर नहीं बन रहा था। जाहिर सी बात है, फेलियर है और काफी ज्यादा ठीक ठाक किस्म का फेलियर और बाजार है। अब सर्वाइवल तो मुझे नहीं लग रहा कि कम से कम ठीक है, सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो असगर, आपको भी यही लगता है? क्योंकि रिजवान की अगर मैं स्टैट्स देखूं अभी लास्ट 5 मैचेस के, तो डक है 19 रन हैं, 2 रन हैं, 21 हैं एंड 41 रन हैं, जो कुल मिला के 83 रन बन जाते हैं। तो आप भी यही समझते हैं कि जो पैर दर पे शिकस्त मिल रही है रावलपिंडीज को, इसके मेन कल्प्रिट मोहम्मद रिजवान है? देखिए, कैप्टन का परफॉर्म करना, उसको फ्रंट पैक के लीड करना किसी भी टीम के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। और रिजवान ने हमेशा जो है परफॉर्म किया है। लेकिन मैंने कहा ना कि इस बैड लक कहूँ, उसको बदनसीबी कहूँ, पिंडी की बदनसीबी कहूँ, क्या मामला है कि रिजवान अब तक जो है कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए, ना कोई वो बड़ी पार्टनरशिप दे पाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि कप्तान जिम्मेदारी कबूल करता है अपनी टीम की। और एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि उनके कुछ फैसले जो बर वक्त नहीं हो पा रहे, या वो डबल माइंडेड हो रहे हैं, जिसकी वजह, या वो अपनी टीम को खुद नहीं समझ सके अभी तक। जो यही सोचा हैदराबाद की भी, कि उनका भी कप्तान अपनी टीम को नहीं समझ सका है। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान के पास अब सिर्फ ये चांस है कि वो अपने परफॉर्मेंस से जो है अपनी जगह बनाए। बाकी टीम की परफॉर्मेंस तो वो नज़र आ ही रही है, और टीम तकरीबन जो है वो इवेंट से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा इमरान, आपको क्या लगता है, क्या रिजवान ये जिद करके बैठे हैं कि ओपन उन्होंने ही करना है? प्रीवियसली हमने देखा था कि सऊद शकील ने भी अपनी जिद छोड़ी थी और 1 डाउन आ गए थे। लेकिन रिजवान तो लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि वो एज अ ओपनर ना खेले किसी मैच में। देखिए, अब ये तो जाहिर सी बात है, वो कप्तान है, इतना तो उनको उनका राइट भी बनता है। और फिर इतना तो मेरे ख्याल से उनको साबित है कि वो अपनी मर्जी से आएंगे बैटिंग करने के लिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है, आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसीलिए इससे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर उनसे नहीं परफॉर्म हो रहा इस नंबर के ऊपर, तो उनको अपना नंबर चेंज करने की, उनके पास अच्छे ओपनर मौजूद है। उस्मान ख्वाजा और यासिर खान अगर जो है ओपन करें और 1 डाउन जो है वो डैरिल मिचेल आए, रिजवान थोड़ा सा नीचे नंबर पर आए, तो शायद वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अब तो खैर, अगर वो पहले नंबर पर आकर भी परफॉर्म करें या आखिरी नंबर पर आकर परफॉर्म करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनकी परफॉर्मेंस है कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए कि उनकी टीम ऑलरेडी तकरीबन 5 मैचेस हार चुकी है, और अगले अगर 5 मैचेस में मुसलसल जीत भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो 10 पॉइंट ले सकेंगे। बाकी टीमें जो है वो अच्छे खासे, मुल्तान सुल्तान इस वक्त पहले नंबर पर है, और इसी तरह से बाकी टीमों की पोजीशन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। मैटर ये करता है कि रिजवान की टीम जो है वो टूर्नामेंट से हमें बाहर होती नजर आ रही है, और ये अफसोसनाक है। इसलिए कि इन दोनों टीमों की मतलब एंट्री के बाद
हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी ज्यादा हो जाएंगे, एक्साइटमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, फन भी ज्यादा होगा और रौनक भी बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन सिवाय इसके कि इन दोनों टीमों ने को परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज मैं इंपॉर्टेंट जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इन दोनों मैच टीमों को एटलीस्ट एक एक मैच तो जरूर जीतना चाहिए, इसलिए कि अदरवाइज ये दोनों पहले ही टूर्नामेंट में बाहर हो गई तो फिर तो बाकी पूरा टूर्नामेंट जो है वही 6 टीमों के दरमियान रह जाएगा, तो फिर इन 2 टीमों को ऐड होने का फायदा कोई न होगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ठीक है, अगर आप अगले मैचेस जीत भी जाते हैं तो वो आपका स्कोर इतना तो नहीं हो पाएगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लें, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी साख के लिए तो आपको एटलीस्ट खेलना पड़ेगा, क्योंकि रिजवान की कैप्टनसी पर बहुत सारे दाग लग चुके हैं, लेकिन रिजवान को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यही सोचते हैं कि गहरे दागों से क्या घबराना, सिर्फ एक्सेल है ना। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जनाब। सो रावलपिंडीज ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता है और कोई विन वो सिक्योर नहीं कर पाए हैं, लेकिन विन विन सिचुएशन कोयटा के लिए भी नहीं है, बिकॉज 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 वो भी हारे हैं। तो असगर आपको क्या लगता है, अब तक जो परफॉर्मेंसेज रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, 2 मैचेस जीते हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल एक्सट्रीम लो टीम्स के अगेंस्ट जीतने में कामयाब हुए हैं, आपको लगता है कि यहाँ से वो विनिंग मोमेंटम पकड़ सकते हैं? देखिए, आज के मैच के बाद तो मुझे उम्मीद हुई है कि कोयटा जो है वो अब कमबैक करेगा, वरना मैच से पहले तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने 8-9 ओवर तक मैच को देखा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद कोयटा ने तहैया कर लिया है कि वो इस इवेंट से भी बाहर होगा। लेकिन बस कहें गुड लक था कि सऊद शकील जो है वो खेल गए और उसके साथ जो है अब रूसों ने भी खेल लिया और फिर सऊद ने 2 विकेटें भी आई थिंक आज उसने ली हैं, तो पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे भी जो है वो कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल है कि अब ऐसा लगता है कि शायद कुछ जो है चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। लेकिन जो मैंने नोट किया है अब तक इन 5 मैचों में, वो ये क्या है कि इनको अपने 2 हीरोज़ की जो है वो कमी महसूस हो रही है, एक सरफराज की और एक वहाब रियाज की, क्योंकि ये दोनों इनके साथ नहीं है। एक बॉलिंग कोच है, दूसरा उनका मेंटोर है, टीम डायरेक्टर है, और उसके बगैर ये खेल रहे हैं, तो ना ही तो सरफराज के तजर्बे से फैज़याब हो पा रहे हैं और ना ही तो सुहेल तनवीर भी तो आ गए हैं ना, आप कह रहे हैं कि वो केपेबल नहीं है क्या? देखिए, सुहेल तनवीर जो है वो ड्यूरिंग द इवेंट आए हैं और वहाब जो है वो पहले से मौजूद थे और वहाब की काफ़ी हद तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन जब अचानक कोई गैप आ जाए इस तरीके का और आपका अहम बंदों को साइड कर दिया जाए तो उसमें प्रॉब्लम होती है। हालांकि मिसबाउल हक भी हैं, लेकिन वो खेल रहे हैं, वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, लेकिन वो खेल रहे हैं। इसी तरीके से हनीफ मलिक भी हैं, वो बैटिंग कोच है पाकिस्तान टीम के, लेकिन वो हैदराबाद की तरफ से नज़र आ रहे हैं। तो मसला ये है कि आखिर इन दोनों को क्यों साइड कर दिया गया। लेकिन कुछ समझ में नहीं आती बात कि किसी के आप एग्रीमेंट को कहते हैं कि जी वो पहले का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, लिहाजा उनको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, और बकौल मिसबा के कि जी मैं तो एडवाइज़र हूँ और मैं कोई जो है वो नहीं है जो रोल मेरा पेशावर ज़ल्मी में, जो कि मैं इसमें टीम में या कॉमन इंटरेस्ट का कोई ऐसा इशू हो। मेरे भाई साथ रहने का मतलब क्या होता है कि आपसे आप नाप तोल के बोलेंगे कि मुझे ये बोलना है, ये नहीं बोलना, मुझे ये एडवाइस देनी है, ये एडवाइस नहीं देनी है, मुझे ये बात करनी है, मुझे हिदायत देनी है, मुझे ये टिप देनी है, नहीं देनी है। ऐसा नहीं होता। जब आप बाबर को नेट पर प्रैक्टिस करा सकते हैं तो आप सब कुछ करा सकते हैं। तो ये बात बोर्ड को देखने की है कि किसी को इजाज़त दे देना कि जी उनका एग्रीमेंट पेशावर ज़ल्मी से पहले हुआ था और उन्होंने पहले ये बात कर ली थी, तो फिर बेहतर यही था कि PSL के बाद मिसबा को ले आते अगर ऐसी सूरत हाल थी, या फिर सरफराज को और वहाब को भी इजाज़त दे देते। फिर हनीफ मलिक जो है वो लगे हुए हैदराबाद से, हालांकि अब तक उनको हैदराबाद को फायदा नहीं हुआ, ना पाकिस्तान टीम को उनसे कोई फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से तो कॉमन इंटरेस्ट वहाँ भी आ जाता है कि हनीफ मलिक वहाँ भी हैं और पाकिस्तान टीमें भी हैं। ठीक है इमरान, आपको क्या लगता है, बिकॉज इट्स ऑन सोशल मीडिया कि सऊद शकील और कोयटा ग्लैडिएटर्स वही मिस्टेक कर रहे हैं जो प्रीवियस सीजन में किए थे, बिकॉज सऊद शकील के अभी तक जो रन्स हैं वो 177 है ऑन 135 बॉल। क्या ये एक ओपनर के स्टैट्स लगते हैं आपको? देखिए, सऊद शकील एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, एक बड़े अच्छे स्टाइलिश बैट्समैन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि T20 के नहीं है। उनको टेस्ट में और वनडे में अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए और T20 का फॉर्मेट कुछ और डिमांड्स करता है।
उन डिमांड्स के मुताबिक अगर आप खेलते हैं, आपको अपनी तेज रफ्तार इनिंग खेलनी होती है, आपके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता कि आप उसके ऊपर क्रीज के ऊपर सेटल डाउन हो। ये टेस्ट मैच नहीं है, ये वनडे मैच नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि उनको थोड़ा सा अपनी चीजों को चेंज करनी हो। तो सिर्फ उनको नहीं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि जिनको अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है और अशद जरूरत है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट जो है उसकी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ अलग है। T20 में आपने फास्ट खेलना भी होता है विकेट गंवाने के बावजूद। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी बैटिंग लाइनअप का टेम्पो नहीं टूटता तो फिर आप एक लंबा चौड़ा स्कोर कर सकते हैं। इसकी मिसाल आपको मिलेगी 225 किया हैदराबाद की टीम में, अच्छा स्कोर था। उसके बाद मुल्तान सुल्तान को देखे, उन्होंने जो है वो चेज किया, विकेट गिरती रही लेकिन स्कोर बन रहा था। यही सूरत हाल आप कल के मैच में देखें, पेशावर दिल्ली और उसके दरमियान जो मैच था वो बड़ा कराची किंग्स के दरमियान बड़ा जबरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। और उस मैच में बड़ी अहम चीजें जो है वो सामने उसकी आई हैं। विकेट गिरने के बावजूद आपकी, और फिर आपकी पहली बॉल के ऊपर आपकी पहली विकेट गिरी हो एक ओपनर की, उसके बावजूद आपकी टीम सर्वाइव कर दी है, तो उसका मतलब ये है कि ये अप्रोच चाहिए होती है। आप देखेंगे 191 का स्कोर बना है, ये PSL की तारीख का सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है। कराची की पिच के ऊपर 246 रन बनना, ये बहुत बड़ी बात ऐसी है कि हमने इससे पहले जितने भी 250 या 230 प्लस के स्कोर देखे हैं वो पिंडी की पिचेस के ऊपर देखे हैं। तो ये कराची में पहली दफा इतना बड़ा स्कोर बना। फिर जो है वो आप देखेंगे सेंचुरी बनी, बाबर आजम भी मेरे ख्याल से सेंचुरी कर सकते थे। फिर अब्दुल समद ने जाते जाते जो 12 गेंदों के ऊपर 40 रन किए। ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच आपके स्कोर को, लेकिन एक चीज और मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा ज़ारा, वो ये है कि बड़ा स्कोर भी आपकी बाज़-ओ-क़ात फतह की जो है जमानत नहीं बनता है। ठीक है, 225 आप बना के भी, अगर 200 रन बनाकर भी आप चेज करवा लें तो फिर इसका मतलब है कि आपको बैटिंग भी अच्छी करनी है, बैटिंग के बाद आपको बॉलिंग भी अच्छी करनी है और फील्डिंग भी अच्छी करनी है। ठीक है, और आपने बिल्कुल राइटली फरमाया कि जो छोटे छोटे कैमियोज होते हैं ना, ये बड़े वैल्यूएबल हो जाते हैं पूरी टीम के लिए। तो असगर वैसे हमने ये भी देखा कि सऊद शकील ने ना आज अपना बैटिंग का जो प्रेशर है उसको ऑफ करने के लिए बॉलिंग भी की और 2 विकेटें भी ले ली हैं। तो क्या उनको भी पता चल गया है कि PSL में परफॉर्मेंस तो दरकिनार है, लेकिन जब तक आप ऑलराउंडर नहीं बनेंगे कौमी टीम के दरवाजे नहीं खोलेंगे आपके लिए? भाई ऑलराउंडर का तो ऐसा बुखार जो है वो हो गया है और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, तो हर प्लेयर जो है अब ऑलराउंडर बनने के चक्कर में लगा हुआ है, जिसके चक्कर में जो है ना वो ना घाट का रह रहा है ना। तो मसला जो है सीरियस हो गया है। PCB को इस पर एक पॉलिसी देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुस्तनिद बैट्समैन है हमारे, या जो मुस्तनिद बॉलर हैं, उनका रोल बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऑलराउंडर का रोल बिल्कुल अलग है। तो अब अगर सऊद शकील एक बीटर हैं और अच्छे स्टाइलिश बीटर हैं, वो अगर वो ऑलराउंडर के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वही हाल होगा जो साइम अय्यूब का हो रहा है, वही हाल होगा जो अपना उसका हो रहा है, अपना इस्लामाबाद के कैप्टन का। तो बात वही है कि जो रोल है, जो किरदार है, उसको एक तरफ करने की ज़रूरत है। और सऊद शकील आप बता रही हैं कि 177 अब तक उन्होंने स्कोर किए हैं, तो मैं समझता हूँ 135 बॉल ये भी बताया मैंने। देखो 177 कर तो लिए ना, साइम अय्यूब ने क्या किया। तो कम से कम एक बंदा अपनी कैप्टनसी से अपनी टीम के काम तो कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ तो दीगर प्लेयर्स की भी बात हो रही है। सलमान अली आगा को आप देख लें कि वो तो T20 के कप्तान है। हम अगर सऊद की बात करें तो सलमान अली आगा जो है वो किस मर्ज की दवा है, वो क्यों T20 खेल रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा ही जो है पॉलिसी लेवल बात है। PCB को बैठकर अपने जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो कामयाब क्रिकेटर्स हैं, उन सबको बिठाकर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है तीनों फॉर्मेट के हवाले से, और उस पर फिर जो है टीम को आगे लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप है। अगर हम यहीं पर लगे रहेंगे और PSL से वर्ल्ड कप की टीम बना देंगे तो फिर अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, वही जो पिछले 4 इवेंट में हो चुका है। ठीक है, और ये बताइएगा इमरान कि जैसे अभी के जिक्र किया असगर ने सलमान अली आका का, तो लास्ट 4 मैचेस हैं, 53 रन हैं और 43 बॉल्स। क्या ये जस्टिफाई करता है उनको T20 फॉर्मेट का कप्तान होना? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है ज़ारा कि हमारी टीम में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो बड़ी अच्छी जगहों पर है, यानी कप्तान भी है, कोई नायब कप्तान भी है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इसकी क्राइटेरिया क्या बनता है, और अगर क्राइटेरिया आपने यही रखना है कि जो इनके लिए है, तो फिर तो मेरे ख्याल से उस क्राइटेरिया पर तो ये पूरा उतरते हैं। यानी क्राइटेरिया ये हो कि जी परफॉर्म नहीं कर रहा आपने,
और उस फॉर्मेट का और आपको जो है गेम अवेयरनेस भी नहीं हो, और फिर उसके बावजूद अगर आप कप्तान है तो ये इस क्राइटेरिया पर तो सलमान अली आगा बिल्कुल पूरा उतरते हैं। आप उनकी ये 4 इनिंग्स को छोड़ेंगे कि पिछली 10 इनिंग्स 20 इनिंग्स को उठाकर देख लें, कोई उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस एक आध के अलावा शायद ही कोई हो। तो उस हिसाब से तो ये क्राइटेरिया उनके ऊपर, उसकी इस क्राइटेरिया पर तो वो पूरा उतरते हैं। ये परफॉर्मेंस ना करने के बावजूद वो कप्तान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको संजीदगी के साथ, हम बार बार इस बात को क्यों दोहराते हैं कि संजीदगी के साथ उनको अपने ये फैसला करना होगा कि उनको T20 वनडे या टेस्ट में से कोई एक फॉर्मेट चुनना होगा। देखिए दुनिया बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही है, क्रिकेट भी उसी हिसाब से तरक्की कर रही है। आप देखें कि जितनी भी, अब अगर आप देखें कुछ अर्सा पहले गौतम गंभीर का एक बयान इसके हवाले से आया था कि अब हम 200 या 150 या 180 का स्कोर नहीं देखते T20 में, अब हम 200 250 इसको चेक कर रहे हैं और इसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये वो अप्रोच है कि जो इस वक्त जो है T20 की जरूरत है, और अगर आप इस अप्रोच के ऊपर नहीं जाते हैं और इसके ऊपर अपने खिलाड़ियों की तरबियत नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम जो है वो बहुत पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि जो पाकिस्तान ये जो एवरेजेस आप बता रहे हैं ना, इसको जाके कहीं ना कहीं स्कोर भी कर सके, क्योंकि अगर हम अपने क्रिकेट की बात करते हैं तो लगता है कि इस वक्त जवाल पजीर हो चुकी है और हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां ये लग रहा था कि जो यंगस्टर हैं वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब लगता है कि शायद यंगस्टर भी परफॉर्मेंस देना भूल गए हैं। एंड बाय द वे मुझे भी बैक के लिए ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे सूर्यवंशी से मुतालिक एंड समीर मिन्हाज से मुतालिक एंड ऑफ कोर्स किंग बाबर आजम से मुतालिक। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जनाब। सो बाबर आजम ने 87 रन्स के स्कोर कर दिए हैं। फैंस आर गेसिंग एंड वंडरिंग इफ बाबर आजम विल वंस अगेन बिकम अ T20 कैप्टन। तो असगर क्या लगता है कि ऐसी कोई सिग्नलिंग हो रही है बाबर के T20 फॉर्मेट के कैप्टन दोबारा से बन रहे हैं? अल्लाह ना करे वो दिन हमें दोबारा देखना पड़े। और कोई भी प्लेयर, कोई भी बैटर अगर कोई एक आध इनिंग खेल जाता है तो मैं सोशल मीडिया के दोस्तों से और उस प्लेयर के फॉलोअर्स से ये हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये गलती ना क्या करें कि उसको जो है ना एकदम सर पे चढ़ाएं और उसको कहें कि जिसको कैप्टन बना दें। अगर वो मिडिल ऑर्डर में है तो उसको ओपनर भेज दें, वो अगर जो है उसको नायक कप्तान बना दें। ये हम अपने प्लेयर्स के मुस्तकबिल से खुद खेल रहे होते हैं। हम उससे साथ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उससे बुरा कर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों, किसी भी प्लेयर्स के लिए कोई भी कमेंट या कोई भी मुहिम चलाने से पहले उसका फ्यूचर देख लिया करें। बाबर आजम अगर वो T20 में एज ए बीटर खेल रहा है ना, तो ये भी पाकिस्तान टीम पे एक बोझ है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसने जी एक इनिंग खेल ली, 186 का स्ट्राइक दे दिया और वो सेंचुरी नहीं कर सका और बाहर हो गया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है साफी से ये कहे कि हाँ मुझे पता है तुम विराट बात क्यों कर रहे हो, तुम किससे मिला रहे हो, किधर लेके जा रहे हो। खुद साख्ता अपनी चीज़ें सामने ले आए और अपने ही जहन से सारी चीज़ें देख ले, सवाल भी ना समझे। ओ भाई, खुदा के वास्ते अगर बाबर को खेलना है तो उसको इस सोशल मीडिया के बुखार से बाहर ला के खिलाओ ताकि वो परफॉर्म कर सके, उसकी अकल ठिकाने आ सके। ये एक इनिंग से कुछ नहीं होने वाला और वो कोई कप्तान वप्तान नहीं बन रहा। अच्छा इमरान, ये सिर्फ देखिए फैंस नहीं कह रहे, ये राय जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स की भी है। इनफैक्ट तनवीर ने तो उनका कंपैरिजन कर दिया है क्रिस गेल के साथ। देखिए मेरे ख्याल से कंपैरिजन तो खैर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमने बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और मेरे ख्याल से अगर वो खेल रहा है और वापस आ रहा है अपने ट्रैक के ऊपर तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और बिलाशुबा आप उसकी जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस है, अब तो ज़ाहिर परफॉर्मेंस तो बोलती है ना। अब PSL की जो 3 बड़ी हाईएस्ट पार्टनरशिप है, तीनों में वो 50% का पार्टनरशिप है उसकी है। पाकिस्तान के लिए जो T20 के फॉर्मेट में हाईएस्ट 4 जो पार्टनरशिप है उन चारों में वो शामिल है। तो अब आप मानेंगे जी वो आपका दिल चाहेगा कि आप उसको ना खेलने दें, लेकिन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो करने की कोशिश कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसको, और देखिए उसने अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज जरूर किया है, उसकी चेंज आपको गेम में नजर आती है। उसने थोड़ा सा फास्ट भी खेला है, उसने अपनी गेम की अवेयरनेस को भी तब्दील किया है। और मेरे ख्याल से अगर वो कोशिश कर रहा है और कप्तान वप्तान ना बने तो ज्यादा अच्छा है।
नहीं तो सही है ना, परफॉर्मेंस तो वो पीएसएल में दे रहा है तो पीएसएल खेलता रहे, कौन रोक रहा है उसे? वो भी खेलता रहे, सलमान अली आगा भी पीएसएल खेलता रहे, सऊद शकील भी पीएसएल खेलता रहे, और वो तमाम प्लेयर जो है इंटरनेशनली जाके बुजदिल हो जाते हैं वो पीएसएल ही खेलते रहे। क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को हराने के लिए? 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी के यार, चारों इवेंट में जो है ना उसने हमारे लिए क्या करके दिया है। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी जात को फायदा है, तो पीएसएल ही खेलता रहे फिर। लेकिन अजहर भाई 4 जो पाकिस्तान के लिए उसने 4 जो हाईएस्ट पार्टनरशिप बनी है वो भी तो बाबर आजम के खाते में है ना। तो कौन से उस पर जाके बनी है? दूसरों को घर बैठा के खुद ओपनिंग पे कब्जा करके बनी है ना, साजिशें करके बनी है ना, कोई मेरिट पे तो नहीं बनी। और छोटी टीमों के खिलाफ भी तो बनी है, एक आगे होगी बड़ी टीम के खिलाफ, जरा अंदाजा ये भी देख चेक कर ले। इंडिया के खिलाफ 152 रन, इंडिया के खिलाफ आईसीसी के 4 इवेंट खेले उसने। जब आईसीसी में एक इतना बड़ा प्लेयर अपने आप को कहलाता है या बनता है, जब वो आईसीसी में ही परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ नहीं दे सकता तो माफ करो बाबा, घर जाओ, दरवाजे बंद, नहीं जरूरत है ऐसे बाबर की, ऐसे आजम की। लेकिन दरवाजे तो खुलने जा रहे हैं ना। नहीं कोई नहीं खुलने वाले, कोई कप्तान नहीं बन रहा भाई, कोई कप्तान नहीं। अज़ाब इलाही नहीं चाहिए। 12,000 रन बना चुके हैं और तनवीर भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। तनवीर बहुत बड़ा प्लेयर था, तनवीर को तो जहां दिल चाहता उसकी तारीफ कर देता है। वो कोई बहुत बड़ा हाई फाई प्लेयर था तनवीर, क्या था वो? ठीक है बात करता है, मीडिया पे बैठता है, ठीक है, लेकिन प्लेयर कितना बड़ा था जरा आप भी देख लो उसका। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने जो कहा कि मुझे विराट से ना मिलाया जाए, वो आपके नजदीक ठीक कहा? क्या वो अब ये भी कहेंगे आके कि मुझे क्रिस गेल से भी ना मिलाया जाए? वो उसको कहना भी यही चाहिए, पहली बार तो सही बात की उसने। हालांकि सहाफी ने जो सवाल किया था, हमारे मुजम्मिल ने सवाल किया था, उसके सवाल करने का मकसद कुछ और था, वो कुछ और जानना चाह रहा था, लेकिन बाबा ने वो बात ही पूरी नहीं पूछी, समझी नहीं वो बात। और जो उसने बात की उसके अगेंस्ट जो बातें की वो भी समझ से बाहर थी कि उसको हो क्या गया है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना गैर संजीदा था वो भी सबके सामने था। अच्छा ओके, काफ़ी डिस्कशन हो गई है बाबर आजम के ऊपर। इमरान ये बताइएगा कि आज एक वेलकमिंग किस्म का जेस्टर देखने में आया और फ़खर जमान की बर्थडे थी, उनको पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने तरह गिफ्ट भिजवाया, बुके भिजवाया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया रंग इसे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है बेसिकली। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी, इसलिए कि बहरहाल वो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और अक्सर खिलाड़ियों के लिए मेरे ख्याल से इस तरह के गिफ्ट वगैरह जरूर भेजते होंगे और भेजना भी चाहिए, इसलिए कि एक इदारा है जिसके प्लेटफॉर्म के नीचे सारे क्रिकेटर्स खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से, और अगर हाँ इस तरह की कोई चीज है भी तो ये भी एक अच्छा जेस्चर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से हर चीज को हमें थोड़ा सा नेगेटिव की बजाय थोड़ा सा पॉजिटिव देखने की जरूरत है। अगर हो सकता है कि देखिए इंसान है पाकिस्तान, ठीक है सर, मुझे वक्त की किल्लत का सामना। इमरान आपको पॉइंट आ गया है, असगर आपके कंक्लूडिंग पॉइंट्स क्या हैं इस पे? देखिए ये अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब ने विश किया है तो अच्छी बात है, और जहाँ तक फ़खर के मानने वाली बात है वो तो पहले ही मान चुके हैं ये कहकर कि मैं अपने T20 कैरियर को जो है वो जारी रखूंगा और अच्छे अंदाज से जाना चाहता हूँ, जिसका वाज़ेह मकसद ये है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और अब वो कोर्ट भी नहीं जाएंगे। एंड बाय द वे एक हीटेड डिस्कशन हुई थी, जो नेट प्रैक्टिस हुई है बिटवीन कराची एंड लाहौर, लेकिन बाकी का मुझे सामना है तो कल जब आप प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे तो उसमें बाकी की डिस्कशंस करेंगे। अभी मुझे वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है, तो असगर अजीम और इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कल होती है आपसे फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।